शायद पेडिग्री एनालिसिस से स्टार्ट करना था ना, म्यूटेशन तक मैंने करा दिया था कल। तो देर हो गया। हियरिंग वाली पेडिग्री एनालिसिस। देखिए, पेडिग्री एनालिसिस अगर हम देखें तो एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल वे है जिससे हम क्या पता करते हैं कि एक फैमिली है, इसमें इनकी हिस्ट्री लेते हैं, इनके पेरेंटल जनरेशन, इनके पूरे सिबलिंग, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, और इससे हम क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस फैमिली में, इस खानदान में कोई डिजीज, ऐसे हम इसको डिजीज के लिए करते हैं, पर हम बात करेंगे ट्रेट की, कोई ट्रेट इनके ऑफस्प्रिंग्स में आने का कितना चांसेस है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, समझ में आया। और पेडिग्री एनालिसिस के लिए क्या जरूरी है, हिस्ट्री बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तरीके से आपने सुना होगा सर, पहले के जमाने में पंडित कुंडली निकालते थे, वो भी एक तरीके का पेडिग्री एनालिसिस ही है। क्या है उसमें, क्या करते हैं, पूरा आपके फैमिली के बारे में पूछते हैं, क्या क्या हुआ हिस्ट्री, उस हिसाब से वो आपके फ्यूचर में क्या चांसेस है किसी डिजीज का, इसके थ्रू हम ये पता करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। तो हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए पेडिग्री एनालिसिस इज स्टडी ऑफ, ये देखो लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट that is inherited from one generation to another. Study of particular trait that is inherited from one generation to another. ठीक है, अब ये हमको क्या बताता है, यहाँ खुद लिखा हुआ है, ये क्या बताता है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे मैंने आपको बताया, इससे हमें क्या पता चलता है, एक फैमिली में, एक खानदान में किसी भी डिजीज का, किसी भी ट्रेट का किस पैटर्न में आना होगा, कि इनके 4 बच्चे हैं तो कितने में डिजीज हो सकती है, कितने में नहीं हो सकती, किसमें चांसेस है, कौन कैरियर है, कौन अफेक्टेड है। तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, कोई पर्टिकुलर ट्रेट का हमको पता चलता है पेडिग्री एनालिसिस से। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, एक और चीज जो हमको पेडिग्री एनालिसिस हेल्प करता है, वो क्या है, कोई भी ट्रेट उस फैमिली की हिस्ट्री में किसमें डोमिनेंट रहेगा, ये वो ट्रेट डोमिनेंट है कि रेसिसिव है, और क्या पता करने में हेल्प करता है
कि ट्रेट डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। ठीक है, अब देखिए जिसका हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, जैसे कि मैं शेल का पेडिग्री एनालिसिस करूंगी, तो शेल इस केस में होगी प्रोपोसिटस। मतलब जिसका एनालिसिस करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है प्रोपोसिटस। ठीक है, जिसका एनालिसिस होता है उसको कहते हैं प्रोपोसिटस। फोन क्यों नहीं उठा रही है? तो जिसमें मैं टिक कर रही हूँ वो लिखना, ये प्रोपोसिटस वाला लाइन पूरा लिखना है। अब दूसरी चीज देखिए, प्रोपोसिटस जो रहता है जिसकी पेडिग्री एनालिसिस करना है, इसकी एंटायर फैमिली हिस्ट्री डाटा जरूरी है, मैंडेटरी है। इसके बिना पेडिग्री एनालिसिस नहीं हो सकता। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर ट्रेट अंडर इन्वेस्टिगेशन इज मैप्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। अब जैसे मैं कर रही हूँ पेडिग्री एनालिसिस, और किसका कर रही हूँ, शेल का, तो ये प्रोपोसिटस है। अब मैं जो हूँ मैपिंग करूंगी, मतलब फैमिली में कौन कैसा था, किसको क्या डिजीज थी, कौन कैरियर था, किस में इफेक्ट शो हो रहे थे, किस में इफेक्ट शो नहीं हो रहे थे, ये सारी चीज की मैपिंग करता है कौन, इन्वेस्टिगेटर, जो पेडिग्री एनालिसिस कर रहा है प्रोपोसिटस का। समझ में आया? इसके ऊपर एक्चुअली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स हमको, इसलिए हमें इसका बेसिक डेटा समझ में आना चाहिए। मैपिंग का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेटर जो कि पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, ये मैप करेगा एक तरीके से उस पे कि कौन सा इंडिविजुअल है जिसमें इफेक्ट है किसी डिजीज का, किसमें नहीं है, कौन कैरियर है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैपिंग। अब लिखिए लास्ट में, अब पेडिग्री चार्ट आपने कभी देखा है? ये देखो ऐसा, ये हमारा पेडिग्री चार्ट है। तो पेडिग्री चार्ट में सिंबल्स होते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल। हर सिंबल का एक मतलब होता है, किस सिंबल का क्या मतलब होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेडिग्री चार्ट में हमको क्या मिलते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स। देखिए ये कुछ इस तरीके का रहता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आता है और पूछते हैं कि किस जनरेशन में कौन सा इंडिविजुअल है जो अफेक्टेड है, जो कैरियर है, जो अफेक्टेड है वो मेल है कि फीमेल है। ये सारी चीजें टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हम समझेंगे सिंबल्स के बारे में। चलो सिंबल्स क्या क्या है, देखिए ये पेडिग्री वर्ड ना एक फ्रेंच फ्रेज से आया है, जिससे पेडिग्रू, पेडिग्रू का मतलब क्या होता है, देखिए क्रेन देखा है, क्रेन एक बर्ड होती है, ये क्रेन का फुट है। तो क्योंकि ये कैसा है, प्रोपोसिटस, फिर इसमें से ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, ऐसे हमारा कुछ चार्ट रहता है कि ये एक इंडिविजुअल है, ये इसके क्या कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स है, फिर इन ऑफ स्प्रिंग्स में क्या अफेक्टेड रहेगा। तो क्योंकि इस तरीके से ब्रांचिंग रहती है ना क्रेन के फुट में, तो ये वर्ड यहाँ से आया, किसमें से, पेडिग्रू, मतलब फुट ऑफ क्रेन। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर बाई चांस एमसीक्यू में आया तो। द लाइन एंड द स्प्लिट लाइन यूज इन चार्ट रिजेंबल द लेग, मतलब यही बोला है कि ये जो लाइन है ये पेडिग्री चार्ट की तरह रिजेंबल करती है। चलो यूजेस, हेडिंग वाली यूजेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का यूजेस, यूजेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस।
देखिए, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, पेडिग्री एनालिसिस क्या करते हैं, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड transmission of gene within a family, helps to understand transmission of gene within a family। एक फैमिली में कोई जीन किस तरीके से ट्रांसफर होती है ये समझने में कौन हेल्प करता है, हमारा पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, सेकेंड लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या हेल्प करता है, टू अंडरस्टैंड, ये हेल्प करता है ये पता करने में कि किसी इस फैमिली के कौन से जनरेशन में किस ऑफस्प्रिंग को डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो लिखिए, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड चांस ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज। ठीक है, जैसे कि कैसी डिजीजेस, एग्जाम्पल लिख लो इसका, लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलीसीमिया, ये कुछ डिजीजेज हैं जिसके बारे में हमको पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट से पता चल सकता है। ठीक है, अब लिखिए, और ये किस लिए यूज होती है, आजकल एक शब्द बहुत फेमस हो रहा है, आपने सुना होगा कि जो कपल रहते हैं उनको कहा जाता है आप अपनी जेनेटिक काउंसलिंग करा लीजिए। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब कभी सुना है वर्ड जेनेटिक काउंसलिंग, नहीं सुना? क्या होता है, जब कोई कपल है उनको कंसीव करना है बेबी, अब उनसे कई बार जो गायनी रहती कहती है कि अब अपना जेनेटिक काउंसलिंग करा लो। इसका मतलब है कि आपके जो बच्चे होंगे उनमें किसको कोई बीमारी होने के चांसेस है। आजकल कई बार क्या होता है, पहले इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं जिससे क्या समझ में आता है कि कोई बच्चा है, इसको आगे चलकर एम्ब्रियो स्टेज में ही, फीटल स्टेज में ही, कि अगर इसमें कुछ इश्यू निकलते हैं तो उसको वहीं पर ही अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो जेनेटिक काउंसलिंग की हेल्प से इस तरीके के थोड़े से ये जो क्रोमोसोमल हमारे डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसऑर्डर ऐसे बच्चों ना प्रोड्यूस हो पाए, इस चक्कर में कराई जाती है ताकि ऐसे बच्चों को पहले ही अबॉर्ट करा दिया जाए लाइफ में आने से पहले। ठीक है, तो लिखो, यूजफुल इन जेनेटिक काउंसलिंग, यूजफुल इन जेनेटिक काउंसलिंग। हो गया? अब देखिए कुछ सिंबल्स हैं, यही सिंबल एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये जो व्हाइट कलर से स्क्वायर है, ठीक है, ये बताता है अनअफेक्टेड, मतलब एक हेल्दी नॉर्मल मेल। सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर मेल को। कैसे याद करोगे, स्क्वायर देखो थोड़ा सा मस्क्यूलाइन सा दिख रहा है, फीमेल हमारी सॉफ्ट सी रहती है। सर्कल, तो ये मस्क्यूलाइन वाला क्या है, मेल है। व्हाइट है तो नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, ये अनअफेक्टेड फीमेल। और अगर इस तरीके का सिंबल मिले तो उस फैमिली के जिस इंडिविजुअल की बात हो रही है इसका सेक्स अनस्पेसिफिक, नहीं पता है मेल है कि फीमेल। ठीक है, जेंडर समझ में आया। सेम यहाँ पर आते हैं, दोनों अगर ऑरेंज कलर के हो गए, कलरफुल हो गए, तो अफेक्टेड है, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड। और अगर इसके अंदर छोटा स्मॉल साइज टाइप का है तो ये कैरियर होंगे, मतलब इनमें डिजीज दिखेगी तो नहीं पर इनके अंदर वो जीन है, मतलब आगे चल के ये उन अपने फैमिली के मेंबर्स को क्या दे सकते हैं, वो बीमारी दे सकते हैं। ये 3 लाइन समझ में आई। इसके बाद यहाँ देखिए, कैरियर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ हाफ। ठीक है, फीमेल है तो सर्कल, मेल है तो स्क्वायर। अब डिसीज मतलब जो उस फैमिली में जिनकी डेथ हो चुकी है उसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर दिया है, ये मेंबर ये डिजीज है। ठीक है, इसके बाद दो के बीच अगर दो इंडिविजुअल मेल फीमेल में मैरिज है तो उनके बीच में एक लाइन। ओके, फिर कंसैंग्विनस मैरिज मतलब ऐसी मैरिज जो क्लोज रिलेटिव्स में होती है, मतलब कि पैटर्नल साइड मैटरनल साइड, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर में जो मैरिज होती है इसको कहा जाता है कंसैजिनस मैरिज, मतलब ऐसी मैरिज जिसमें मेल और फीमेल रिलेटिव्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फेटर्नल ट्विन। अगर इस तरीके से कोई कपल में से ऐसे, ये आपको साइन दिख रहा है और इस तरीके से डोनेट किया है तो मतलब एक मेल एक फीमेल
फैटर्नल ट्विंस है, नॉन आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं दिख रहे पर ट्विंस है। इसके बाद अगर आइडेंटिकल ट्विंस रहेंगे तो ये सिम्बल, ठीक है, समझ में आया सबको सारे सिंबल्स? एक बार देख लो, इसका फोटो ले लो, कोई यहाँ पर दिख रहा है? ये बनाने से अच्छा आप इसकी फोटो ले लो, ठीक है, या तो आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, ये चेक करती हूँ मैं, एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हो गया? ट्विंस सुना? जुड़वा बच्चे, मैं भी ट्विन हूँ, मेरा एक भाई है, पर मैं और मेरा भाई एक जैसे नहीं दिखते, नॉन आइडेंटिकल। और दो ट्विंस होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, कुछ ट्विंस होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, वो क्या होंगे? आइडेंटिकल। अभी समझ में आया कि नहीं आया विभीषण? है कलर उससे पूछ रही हो क्या? जिसने भी ऑरेंज कलर आया वो अफेक्टेड है, ठीक है, जिसमें भी आपको कलर दिखेगा मतलब वो इंडिविजुअल अफेक्टेड है। और अगर इस तरीके से रहेगा तो कैरियर है। आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल में क्या डिफरेंस आ रहा है? आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं, कई जुड़वा आपने दिखेंगे जो एक जैसे दिखते हैं, और बहुत सारे ट्विंस होते हैं जो एक जैसे नहीं दिखते। तो जो एक जैसे रिजेंबल करते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस, जो नहीं करते वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। एक बार अच्छे से चार्ट देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछो। शेप अलग है, अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड मेल का जो ट्विंस वाले हैं शेप अलग है ना। जो एक ऑरेंज बना है वो अफेक्टेड है, इसीलिए उसको ऑरेंज किया है, बस बस इसलिए। एनसीईआरटी किसी के पास? दो एनसीईआरटी। बाकी लोग ये चार्ट देखें और थोड़ा सिंबल्स याद करने की कोशिश करें। दिया ही नहीं है क्या? इसमें दिया ही नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं, शेप सेम है, सर्कल और स्क्वायर ही है, बस एक आपको क्या बता रहे हैं, जहां ऑरेंज आ रहा है वह अफेक्टेड है। देखो इसमें कुछ सिंबल्स और भी एनसीईआरटी में यहाँ पर ऐसे दिया, ये हमारा स्क्वायर और सर्कल, ये पेरेंटल जनरेशन है। और ऐसे जब इनके बच्चे दिखा रहे हैं तो कैसे दिखा रहे हैं? इन ऑर्डर ऑफ बर्थ, पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर ऐसे करके 5 करके ऐसे लिख के आ जाए, इसका मतलब है 5 ऑफस्प्रिंग अनएफेक्टेड है, तब ये ऐसे, तो मेल फीमेल ये सब अफेक्टेड अफेक्टेड नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? सेक्स नहीं पता, बस 5 ऑफस्प्रिंग, पांचों अनएफेक्टेड, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बता दिया, मेल फीमेल इनका बेटा वही क्या है, ये बेटा है ना, और ऑरेंज कलर है तो समझ में आया? ये उसको ऐसे मोड़ के दे देना, फटी हुई है। तो आइडेंटिकल और आइडेंटिकल में सिर्फ हमें क्या डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल, तो वो आइडेंटिकल है, और यहाँ लाइन वर्टिकल नहीं रहेगी तो ये नॉन हॉरिजॉन्टल, सॉरी नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस तरीके से ये हमारे रोमन नंबर्स होते हैं, है ना, ये रोमन नंबर होते हैं, गलत लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये जो रोमन नंबर है ये जनरेशन बताते हैं कि ये पेरेंटल जनरेशन, ये ऑफस्प्रिंग, फिर इसके नीचे 3 आएगा तो ये उनके बच्चे, फिर उसके नीचे 4 आएगा तो ये उनके, समझ में? रोमन नंबर्स हमारे क्या बता रहे हैं? जनरेशन।
अरेबिक नंबर बता रहे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये 1 2 3 से लिखा है तो इंडिविजुअल की बात हो रही है कि ये फर्स्ट है सेकंड है ना। और अगर इस तरीके से लिखा है रोमन नंबर में तो ये जनरेशन, तो लिखो रोमन नंबर इज इक्वल टू जनरेशन, अरेबिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कितने बजे से आज क्लास थी? दीपक की तबीयत नहीं ठीक थी? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर में एक आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड एक आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम पढ़ चुके हैं, है ना। कौन कौन से पढ़े थे? लाइनफेल्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल या नंबर में जब डिफेक्ट आ रहा था तो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहे थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर हैं जो म्यूटेशंस के वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड, मतलब अगर सेक्स क्रोमोसोम्स में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, ऑटोसोमल, अगर अब मैंने बताया था सेक्स लिंक वाला, कल हमने पढ़ा था ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक। ऑटोसोमल क्या कर रहा था, पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट कर रहा था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यूजली पास नहीं हो रहा था। पर अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए, जो सेक्स लिंक्ड है और जो ऑटोसोमल है दोनों ही डोमिनेंट और रेसेसिव तरीके के हो सकते हैं। डोमिनेंट है तो इफेक्ट दिखेगा, रेसेसिव है तो सिर्फ क्या रहेगा, रेसेसिव है तो वो अगर जब डोमिनेंट फॉर्म में आएगा तो शो करेगा या तो फिर कैरी करेगा, है ना। चलिए, अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे अबाउट हीमोफीलिया। हेडिंग डालिए हीमोफीलिया, मैं आपको लिखवा देती हूँ। आप लोग को याद है हमने ब्लड चैप्टर जो पढ़ा था, उसमें हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स डिस्कस किए थे, याद है? पढ़ा था ना, क्लॉटिंग के लिए क्या क्या रहता है, कैस्केड्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, कैल्शियम चाहिए, हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें चाहिए रहती है। फिब्रिन आता है, कब कट लगता है तो वहाँ जाकर प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ये सारी चीज़ें हमको क्लॉटिंग के लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है हीमोफीलिया में, ये क्लॉटिंग इंग्रेडिएंट वगैरह वापस लिखवाने की जरूरत है कि आपको उस चैप्टर से याद है? प्लेटलेट, फिब्रिन, क्लॉटिंग फैक्टर, इनके बारे में लिखवाना है। रिवीजन में याद कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अभी तो मुझे पता है नहीं याद होगा। तो मैकेनिज्म याद है, इंजुरी होती थी तो वहाँ के हमारे प्लेटलेट्स एडहेर होने लगते थे, फिर फिब्रिनोजन फिब्रिन को कन्वर्ट करता था, ये सारे चीजें याद है आपको? चलिए, तो हम सीधे हीमोफीलिया पे आएंगे। लिखिए, इट इज अ सेक्स लिंक्ड
हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया शॉर्ट में मैं लिखूंगी, बाकी आप लिख लीजिएगा। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। पहली लाइन से हमको इसके बारे में क्या क्या पता चल रहा है? सबसे पहले तो ये क्या है? ऑटोजोम्स नहीं, सेक्स लिंक्ड है, सेक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा। इसके बाद हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड जो रहता है डू नॉट क्लॉट प्रॉपरली। ब्लड डू नॉट क्लॉट प्रॉपरली। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं होती? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। और ये यूजली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेनली अफेक्ट्स मेल क्यों अफेक्टेड होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन मिली हीमोफीलिया के बारे में, क्या होती है। पहला तो ये सेक्स लिंक्ड है, दूसरा इनहेरिटेबल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें हमारा ब्लड ठीक से क्लॉट नहीं होता क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ज्यादातर मेल्स इसमें क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। अब भाई अगर ऐसी बात है तो छोटा से कट में भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पर क्लॉटिंग डिलेड हो रही है ना। चलो बैटिंग डालो। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है। टाइप जो है इसका हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। इसका डायग्राम ये हीमोफीलिया में फैक्टर नंबर 8 की दिक्कत होती है, ठीक है। हीमोफीलिया बी में किसकी कमी होती है? कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ 9th नंबर एंड हीमोफीलिया सी में 11th नंबर। अब 85% मतलब सबसे कॉमन है हमारा हीमोफीलिया ए, ठीक है। समझ में आया? तो अगर टाइप पूछा जाए तो तीनों टाइप और किस फैक्टर की कमी से होते हैं और कौन सा सबसे कॉमन है, तो लिख लेंगे आप लोग, ए हीमोफीलिया सबसे कॉमन होता है। लिख लिया? ये टाइप लिख लिए? चलिए अब एक चीज हम पढ़ेंगे। एक हीमोफीलिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, इसका कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है। तो लिखिए, ये जो हमारा हीमोफीलिया है ना, इसकी जो जीन रहती है हमारे किस पे? अभी हमने बताया ना किस टाइप की डिजीज है ये? सेक्स क्रोमोसोम्स में। अब सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, है ना? तो एक्स 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 वाई में से, मतलब बेसिकली तो एक्स और वाई है ना, इसकी जो जीन रहती है प्रेजेंट रहती है एक्स क्रोमोसोम पे। समझ में आया? मतलब वाई पे नहीं लिंक्ड, एक्स लिंक डिजीज है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम पे इसकी जीन प्रेजेंट रहती है। तो लिखिए, जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल जो रहती हैं, फीमेल के सामने एरो बना के लिखो, यूजली कैरियर्स, फीमेल्स यूजली कैरियर्स and males usually affected हो गया तक। फीमेल्स यूजली कैरियर, मेल्स यूजली, इसीलिए कहा ज्यादातर किसमें होगी? मेल्स में। अब बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखिए,
नो फादर टू सन ट्रांसमिशन, नो फादर टू सन ट्रांसमिशन, नो फादर टू सन ट्रांसमिशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों होगा? कॉमन सेंस है कि फादर से ये बीमारी सन में क्यों नहीं जाएगी? वेरी गुड। क्या बोला कि ये एक्स पे ही रहती है, तो हमेशा सन को तो फादर से वाई ही मिलेगा ना। अगर एक्स मिला तो वो तो फीमेल बन जाएगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं फादर से सन में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट रहता है। और अगर कोई ऑफस्प्रिंग बेटा होने वाला है तो उसको फादर से कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा? वाई, और वाई पे तो ये रहती ही नहीं है। तो हमेशा एक सन को किससे मिलेगा? मदर से मिलेगा, सन से, सॉरी फादर से। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब हम इसकी कुछ क्रॉसिंग्स देखेंगे, क्योंकि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट कराना और बहुत सारी चीजें बची हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपको मैं क्रॉसिंग दिखाऊंगी, आप क्रॉसिंग की फोटो ले लेना। ये लिखने का काम आप क्रॉसिंग का सिर्फ घर पे करना, ठीक है? चलो देखिए, हमने यहाँ पर देखा हीमोफीलिया की अलग अलग कंडीशंस देखेंगे। एक केस में देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स लिंग है, एक्स। अगर एक कैपिटल एच है तो दिस इज नॉर्मल, पर अगर हीमोफिलिक है तो हम ऐसा लिखेंगे स्मॉल एच, हीमोफिलिक, ठीक है। अब देखिए कैरियर मदर है, इन्होंने तो सिंबल के फॉर्म में नहीं दिखाया, आपने पेडिग्री के हिसाब से बताया, तो देखिएगा एक्स एक्स कैरियर मदर है ना, दिख रहा है, एक ही क्रोमोसोम अफेक्टेड है, इन्होंने साइन भी बनाया। अनअफेक्टेड फादर, फादर को कुछ इश्यू नहीं, फादर एकदम नॉर्मल है। तो हमने पहला इस एक्स को इसके साथ कराया तो ये आ गया हमारा, फिर इस एक्स को वाई के साथ कराया तो एक सन आ गया, फिर नॉर्मल वाले एक्स को एक्स के साथ कराया, फिर नॉर्मल एक्स को वाई के साथ कराया क्रॉसिंग। तो पहला हमको मिली कैरियर डॉटर, और दूसरा अफेक्टेड सन, मतलब हीमोफीलिया इसको रहेगा। थर्ड डॉटर नॉर्मल, सन नॉर्मल। समझ में आया? अगर कैरियर मदर है और अनअफेक्टेड फादर है तो पेडिग्री चार्ट देखिए कैसे बनेगा। कैरियर मदर थी, नॉर्मल सन था, पहली फीमेल कैरियर, मेल अफेक्टेड, दो क्या है? नॉर्मल है। चलिए इसकी फोटो ले लीजिए। एक चीज में इसमें लिख दो फिर रुको। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, अगर इस जनरेशन की बात करें F1 जो हमारी क्रॉसिंग इस केस में हुई है, तो डॉटर जो है 100 में से ये एक डॉटर, ये दो डॉटर, 100% में से हमारी 50% जो डॉटर है वो कैरियर है, 50% हमारी डॉटर कैसी है? नॉर्मल या अनअफेक्टेड, 50% हमारा सन है अफेक्टेड, एंड 50% हमारा सन है नॉर्मल। समझ में आया? इसके ऊपर आपको आपको बस बेसिक क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको नहीं बता सकती क्या न्यूमेरिकल आएगा, है ना, हम में से कोई नहीं बता सकते क्या न्यूमेरिकल आएगा, आपको बस ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमने इसीलिए अलग अलग क्रॉसिंग करके दिखा दिए कि किसी भी टाइप का आएगा तो आप कर लोगे, है ना। चलो ले लो इसकी फोटो। हो गया? हो गई पहली सिचुएशन, फोटो ले ली, ग्रुप पे डाल दीजिएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमने लिया है कैरियर मदर फिर से, पर इस टाइम अफेक्टेड फादर। इसके पहले हमने नॉर्मल फादर देखा था। देखिए आप क्रॉसिंग करा रहे हैं, क्रॉसिंग आप सबको आती है, बार बार एक्स 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 वाई नहीं करूंगी। फर्स्ट हमको मिली एक डॉटर जो कि हीमोफिलिक है क्योंकि फादर अफेक्टेड है। सेकेंड हमको मिला सन जो कि हीमोफिलिक है। थर्ड हमको मिली डॉटर जो कि कैरियर है। फोर्थ जो सन हमको मिला है, क्योंकि जब ये एक्स और ये वाई मिल रहे हैं नॉर्मल वाले तो अनअफेक्टेड सन मिला। तो इसका पेडिग्री चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। खुशबू समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसकी भी फोटो ले लो। तो इस केस में हमको बताइए, खुशबू देखकर चार्ट देखो और ये बताओ
जो ऑफस्प्रिंग हुए हैं उसमें से कितने परसेंट सन नॉर्मल हैं और कितने परसेंट सन अफेक्टेड है? 50% सन नॉर्मल है और 50% सन नॉर्मल है, 50% सन अफेक्टेड है। एंड फीमेल? 25% अनअफेक्टेड। नहीं नहीं, देखो ये आधे का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ और, ये एक है, ये एक है, ये मैं हाफ दिखा रही हूँ मतलब ये कैरियर है। तो 50% कैरियर है, 50% अफेक्टेड है, नॉर्मल कोई नहीं है। ये वाइट देख के यहाँ कंफ्यूज हो रही हो तुम, पर ये नहीं होना। मैंने बताया तो था कि कैरियर का ऐसा भी सिंबल होता है, या तो एक इसके सेंटर में हो सकता है, या तो ये ऐसे हो सकता है। तो ये दो ही की बात हो रही है ना। अगर मैंने एक ये खींचा है तो ये एक पूरे 1 2 3 4 रोमन नंबर भी बताया और ये हमारा अरेबिक नंबर भी बताया। तो ये वाइट देख के इसको हमें अनअफेक्टेड नहीं बोलना है। अनअफेक्टेड तो तब होगा जब ये पूरी वाइट रहेगी। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसके क्वेश्चंस करिएगा आज आप लोग। चलिए थर्ड सिचुएशन देखिए। इसको एक मिनट रुकना, क्या मैसेज है? चलिए अब लिखिए, तीनों सिचुएशन देखिए हमने। कैरियर मदर, अनअफेक्टेड फादर, कैरियर मदर, अफेक्टेड फादर। अब लिखिए, ये क्वेश्चन आएगा कि अगर वाई इज, अगर एमसीक्यू में तो आपके आते हैं ना, वाई इज हीमोफीलिया रेयर इन फीमेल्स? मेल में तो होता है। तो देखिए, हीमोफीलिया फीमेल में हो इसके लिए हमको चाहिए एक्स स्मॉल एच, है ना। अगर इफेक्ट लाना है तो हमको कैसे चाहिए रहेगा? दोनों एक्स हमको चाहिए हीमोफिलिक। ये सिचुएशन होगी तभी हमको क्या मिलेगी? फीमेल अफेक्टेड। अगर ये कंडीशन है या ये कंडीशन है तो ये जो है इसमें हीमोफीलिया फीमेल में नहीं दिखेगा। कैरियर हो सकती है, अनअफेक्टेड हो सकती है, पर अगर उसको अफेक्टेड होना है तो दोनों ही हीमोफीलिक होने चाहिए एक्स पे, है ना। पर मेल के लिए इट इज वेरी कॉमन, क्योंकि जब वो एक एक्स अपनी मदर से लेगा तो वो सिंगल ही है उसके पास, डोमिनेंट वाला उसको वो करने के लिए। तो मेल कैन नॉट बी अ कैरियर, वो कैरियर नहीं हो सकता। इसमें क्या हो सकता है? वो अफेक्टेड ही रहेगा। तो क्वेश्चन करके लिखो, व्हाई हीमोफीलिया इज रेयर इन फीमेल, व्हाई हीमोफीलिया इज रेयर इन फीमेल। आंसर लिखो जल्दी जल्दी। फीमेल मस्ट इनहेरिट 2 डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, फीमेल मस्ट inherit 2 defective X chromosome। हो गया? 1 from carrier mother and 1 from affected father। 1 from carrier mother and 1 from affected father, which is rare, है ना। एक मदर कैरियर भी रहे, एक ऐसे मेल की एक ऐसी फीमेल के साथ शादी होना तो थोड़ा रेयर है, जिसमें मदर कैरियर हो, फादर अफेक्टेड हो, है ना। दिस इज रेयर। इसीलिए जो हमारा हीमोफीलिया है वो फीमेल्स के में कम मिलता है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, चलिए अब ये जो हीमोफीलिया है ना, इसको हम कहते हैं क्वीन विक्टोरिया इफेक्ट, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, ये हीमोफीलिया की कैरियर थी। तो इनके फैमिली में किसने फैलाया? क्वीन विक्टोरिया ने फैलाया। तो इसको क्या कहते हैं? क्वीन विक्टोरिया डिजीज या क्वीन विक्टोरियल इफेक्ट लिखना है। इसको एक और चीज कहता है, अगर क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉयल डिजीज,
क्वीन विक्टोरिया रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, तो आप किस पे क्लिक करोगे, हीमोफीलिया। तो लिखिए हीमोफीलिया के सामने एरो करके लिख दो रॉयल डिजीज, बिकॉज क्वीन विक्टोरिया वॉज कैरियर। ठीक है, तो अगर रॉयल डिजीज के ऊपर क्वेश्चन है तो लिख लोगे आप, कौन सी थी, हीमोफीलिया। अब एक कंडीशन देखिए, मदर को नहीं है हीमोफीलिया, सिर्फ फादर को है। हमने आपको बताया था कि इसकी जो जीन रहेगी ये लड़के को किससे मिलेगी, तो अगर मदर को नहीं है तो क्या बेटों को होगा, नहीं, क्योंकि मिलना तो मदर से ही था। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन है, जब फीमेल्स दोनों कैरियर बन गई और मेल, क्योंकि एग्स तो मदर से ही मिल रहा है, तो ये कैसे रह गए, अनअफेक्टेड। ठीक है, ये फोटो लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तेरा एक क्वेश्चन आया, कुछ पेडिग्री वगैरह नहीं दिए, हमको ऐसा थोड़ी करना है कि हम सब में पेडिग्री चार्ट बनाते बैठेंगे या पुनेट स्क्वायरिंग करते बैठेंगे। हमको याद होना चाहिए, अगर मदर अनअफेक्टेड है तो सीधा आंसर क्या है, अनअफेक्टेड सन्स, सन्स अफेक्टेड नहीं होंगे। हो गया, चलो अब एक कंडीशन देखते हैं, मदर को हीमोफीलिया, फादर बिना हीमोफिलिक है, तो दोनों डॉटर यहाँ कैरियर हो गई और दोनों सन क्या हो गए, अफेक्टेड। भाई मदर है ना कैरियर, मदर इस बार अफेक्टेड है, तो दोनों सन कैसे हो गए। ठीक है, ये सारी सिचुएशन हमारी हीमोफीलिया की थी। ये फोटो लेना है, ये आप फोटो इसलिए रख लो कि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ऑलरेडी सारे चार्ट्स होंगे, तो डाउट होगा तो इससे देख लेना। एक और चीज, अब हीमोफीलिया बी जो है, हमने बताया ना एबीसी, इसको हम कहते हैं क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया को जनरली हम रॉयल डिजीज कहते हैं, हीमोफीलिया बी को हम कहते हैं क्रिसमस डिजीज। क्यों, अगर टर्म ये भी आया क्रिसमस डिजीज किससे रिलेटेड है तो आप हीमोफीलिया पे टिक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हीमोफीलिया बी सबसे पहले 1952 में एक पेशेंट में देखा गया था जिसका नाम था स्टीफन क्रिसमस। ठीक है, तो क्रिसमस डिजीज कौन, रॉयल डिजीज कौन, क्रिसमस इसलिए क्योंकि सबसे पहले जिसमें देखा था वो था स्टीफन क्रिसमस, 1952 में 5 ईयर ओल्ड पेशेंट था। और रॉयल डिजीज इसलिए क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इसकी कैरियर थी। समझ में आया, इसकी भी आप फोटो ले लो। हो गया, अब हम आते हैं हमारी दूसरी डिजीज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हमने अभी पेडिग्री एनालिसिस पढ़ लिया, हमने अभी पढ़ लिया अपना हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस अभी 2-3 बीमारियां पढ़ना है, उसके बाद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन भी आज पढ़ेंगे, फिर हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए कलर ब्लाइंडनेस, बहुत जल्दी, इज वेरी इजी, कलर ब्लाइंडनेस। अब ये क्या बीमारी है, इस बीमारी में क्या होता है, पेशेंट रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ठीक है, पेशेंट रेड एंड ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो लिखिए इट इज अ, अब ये भी एक सेक्स लिंक डिजीज है, हमने पढ़ा था ना मेंडेलियन डिजीज कैसी हो सकती है, सेक्स लिंक एंड ऑटोसोमल। तो हमारा हीमोफीलिया भी कैसा था, कलर ब्लाइंडनेस भी। तो लिखिए इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। सृष्टि एमसीक्यू कर रही हो, तो हमको रोज 50 से 100 एमसीक्यू करना है। ठीक है, हो रहे हैं, 2-2.5 घंटे बहुत है 50 से 100 एमसीक्यू करने के लिए। शिवांश तो एग्जाम खत्म हुआ है, हो गए फिनिश एग्जाम, कितने दिन से 2 भागे हैं। अरे वो इधर नहीं हो रहे ना, इधर तो पेपर नहीं एमसीक्यू करो पर, ठीक है, शेयर कर रही हो एमसीक्यू, हमको 50 से 100 एमसीक्यू रोज करना है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए। अब इतने पूरे साल मेहनत की तो कहीं तो सिलेक्ट होना है ना, कि फिर से करनी है मेहनत 1 साल।
तो अगले साल मुझे गुड बाय कह सको, इसीलिए क्या करना है, एमसीक्यू करना है खूब सारे, ठीक है। चलो लिखो, बिना एमसीक्यू के किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं अभी बता दे रही हूँ। कितना थ्योरी पढ़ लो आप, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये नहीं आएगा। अभी होते हो ना, जब क्वेश्चन दिखते हो यार ये वाला कैसे होगा, जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ में आता है ये थ्योरी कैसे कैसे पूछ सकता है ना। तो एमसीक्यू, अब हमको थ्योरी तो बस ये मैंने पढ़ा दी क्लास में, बस अब जाओ बस इसके क्वेश्चन लगाओ। इसी क्वेश्चन लगाने में हमने देख लिया कलर ब्लाइंडनेस क्या था, याद तो नहीं करना, 12th क्लास तो है नहीं कि हमें लिखना है व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, पर हमें बेसिक टर्म्स याद होने चाहिए। जैसे हमने हीमोफीलिया भी पढ़ा, क्या, सेक्स लिंक्स, हेरिटेबल, जेनेटिकल डिसऑर्डर, इसके बाद क्या क्या होगा इसमें, और क्या पढ़ा हीमोफीलिया के बारे में, रॉयल डिजीज, क्रिसमस डिजीज, कौन सी होती है क्रिसमस, हीमोफीलिया, है ना। ये बस हमें पॉइंट्स याद होना चाहिए और इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जब आप क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। तो थ्योरी को हमको देना है 15 मिनट 1 घंटे में से, और हमको 45 मिनट देना है हमारे एमसीक्यू को। और ये भी कोशिश करिए एक क्वेश्चन 1 मिनट आधे सेकंड में होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं 2 सेकंड में होना चाहिए। अच्छा ये बस टिक कर दिया, इससे ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा चल रहा है, जो आपका अच्छा है, किसी कुछ बच्चों का फिजिक्स अच्छा होता है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का बायो अच्छा होता है, एटलीस्ट आपको इन 3 में से 2 सब्जेक्ट तो ऐसे होना चाहिए कि भाई इसमें तो हम फुल लाएंगे, ताकि जो हमारा एक थोड़ा वीक है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो। तो आजकल बच्चे फुल में से फुल ला रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी की पढ़ाई बहुत अच्छी किसी की कम है, जिसने एमसीक्यू की है उसकी पढ़ाई अच्छी है, बाकी फिर कोई कहीं भी पढ़ रहा हो, जो एमसीक्यू नहीं कर रहा है वो कोई काम का नहीं है, चाहे आपकी थ्योरी कितनी अच्छी हो, पर अगर आप एमसीक्यू नहीं लगा रहे तो उस थ्योरी का कुछ अचार डलेगा, कुछ काम की नहीं हो थ्योरी, ठीक है। चलिए, कलर ब्लाइंडनेस में हमने क्या पढ़ा, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या है ये, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, लिखिए यहाँ पर, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या 2 चीज पता चली, तो सेक्स लिंक्ड है, दूसरा डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, ठीक है। अब लिखिए, पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। और ये क्यों होती है, हमारे आईज में क्या होती है, रोड्स एंड कोन्स होती हैं, तो ऐसे इंसान के रेड या ग्रीन कोन्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, रेड या ग्रीन कोन्स डिफेक्टिव होने की वजह से ये रेड या ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। अब यहाँ सेम, ये जैसे हमने पढ़ा था हीमोफीलिया का जीन किस पे रहता है, वैसे कलर ब्लाइंडनेस का भी एक्स क्रोमोसोम में रहता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से होती है। तो इसका जीन कहाँ लोकेटेड है, जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ब्रैकेट में लिखे थे ना म्यूटेशन, एक्स क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से। तब यहाँ सेम वही होगा, फीमेल यूजली कैरियर रहेंगी क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, फीमेल यूजली कैरियर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हो गया। चलिए, जेनेटिक क्यों कह रहे थे, क्योंकि मैंने अभी बताया म्यूटेशन और एक्स क्रोमोसोम का, तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 8% मेल अफेक्टेड होते हैं, 0.4% फीमेल होती है। रेशियो देख रहे हो कितना डिफरेंस है, 8% और 0.4%, 8% का डिफरेंस है ना। 100 में से 8 टाइम्स उनको मेल में देखने मिलती है, 0.4, एक से भी कम परसेंट कौन है, फीमेल। तो इसका ये रेशियो लिख लो, 8% मेल अफेक्टेड होते हैं, 0.4% फीमेल अफेक्ट होती है। किस वजह से ऐसा, इसलिए है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है ना, एक्स क्रोमोसोम के वजह से। चले आगे, अब देखिए फिर से वही क्रॉसिंग करिए, कैरियर मदर है, अनअफेक्टेड फादर है, तो इस तरीके का हमको क्रॉस मिल रहा है। दूसरा केस है हमारा अफेक्टेड मदर एंड अनअफेक्टेड फादर, तो इस तरीके का रेशियो मिल रहा है। बताओ
Which of the following figure represent parents with a female child affected with disease? अभी कोई नहीं बताएगा, खुद से अपने आंसर अपने पास रखिए। इनमें से कौन सा पेडिग्री चार्ट बता रहा है कि ये जो पेरेंट्स है इनकी बेटी जो है उस डिजीज से अफेक्टेड है? शैल बताओ आंसर जल्दी से। सृष्टि आंसर बताओ। खुशबू डाउट है। शनाया, सान्या, शनाया निकल गई। बीबी और ए भी तो हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ो। चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, फिर से बताओ आंसर है। ए क्यों था तुम्हारा आंसर? तुम्हारा कीड़ा कहाँ घुसा मुझे समझ में आ रहा है दिमाग में, जल्दी बताओ। तुमने सिंबल वाले टाइम पे ध्यान नहीं दिया, सिंबल में जब पढ़ा रही थी उसमें ध्यान नहीं दिया। क्या ए क्यों हो सकता है, मुझे ये जानना है। पेरेंट्स में अगर उसको देखेंगे फीमेल वाला तो वो दिमाग क्यों लगाना, आंसर लिखा है उसमें। क्या कहा है, सिर्फ हमको पेडिग्री चार्ट देना है, अभी हमें क्रॉसिंग नहीं करना। उन्होंने आंसर दे दिया, यही चार्ट सही है। इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही होगा? ये क्यों तुम देख रही हो कि पेरेंट्स में क्या, उन्होंने आंसर बना के दे दिया, अभी हम क्रॉसिंग नहीं करनी है। हमको बस इसमें से बताना है कि कौन सा पेरेंट है जिसकी बेटी अफेक्टेड है। पहला सिंबल क्या, दो क्वेश्चन है, बेटी होनी चाहिए और अफेक्टेड होनी चाहिए। बेटी होने के लिए कौन सा सिंबल चाहिए? सर्कल। अफेक्टेड होने के लिए क्या चाहिए? अफेक्टेड होने के लिए क्या चाहिए? कलर होना चाहिए, है ना। कैसे कलर, हाफ की फुल? हाफ होगा तो क्या होगा? तो कौन सा आंसर है जो सर्कल भी है और कलर भी है? तो ए क्यों होगा? अभी समझ में आया? अगर वो बोलते विच डॉटर इज अ कैरियर तो तुम्हारा ए होता। अभी समझ में आया आंसर क्यों हमारा ये? इसके क्वेश्चंस करना। कुछ क्वेश्चंस में हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है, जैसे पेडिग्री एनालिसिस जो है, किसी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, कितना पूछ रहे से वो तो ना जवाब दो। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे, जो नहीं पूछा उसके ऊपर मेहनत मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ क्वेश्चन था फीमेल एंड अफेक्टेड, तो हमको सिर्फ देखना है फीमेल होने के लिए क्या जरूरी है, अफेक्टेड होने के लिए क्या जरूरी है। समझ में आया? चलो आंसर समझ में आया सबको? तो हमारा यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया कंप्लीट होता है। क्रॉसिंग ले लीजिए जल्दी से, क्रॉसिंग का बोलो, कोई फोटो लो जल्दी से। देखिए वहां मैंने बताया था एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। स्मॉल एच वाला क्या था, क्योंकि जरूरी नहीं पेडिग्री एनालिसिस में आए, जीनोटाइप में भी आ सकता है। यहाँ जीनोटाइप कलर ब्लाइंडनेस में देखिए एक्स लिख लो, मैं लिख दूं फिर लेना। अगर एन है तो इट इज नॉर्मल एंड एक्स सी है तो इट इज कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड एंड दिस इज नॉर्मल। तो ये बताओ, एक ये सिचुएशन है, तो ये लड़का कैसा होगा? ये लड़का कैसा होगा? ये फीमेल कैसी होगी? ये फीमेल कैसी होगी? कैरियर, है ना। समझ में आया? सी याद रहेगा, सी फॉर कलर ब्लाइंड, एन फॉर नॉर्मल, ठीक है। एक्स एंड एक्स सी। अब ले लीजिए फोटो, इसकी फोटो ले लेंगे, हो गया। अब लिखिए इसकी फोटो ले लो। हो गया, लीजिए। तो अब हमारे को सिकल सेल एनीमिया, सॉरी हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस समझ में आया। हेडिंग डालिए सिकल सेल एनीमिया। अब देखो नॉर्मल हमारे हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बॉडी में, और उसको कलर देना। हीमोग्लोबिन करता है। वही पूछ रही हूँ, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? और चीज था ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता था, है ना। रेड कलर देना और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या करता था,
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता था, ठीक है। अब हमारा नॉर्मल आरबीसी देखिए इस टाइप का होता है, बाइकॉनकेव शेप, पर जब हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है ना तो इस टाइप का हो जाता है। सरफेस एरिया कम हुआ है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग प्रॉपर, यहाँ ऑक्सीजन की बाइंडिंग, ये वाले हीमोग्लोबिन वाले ब्लड का फ्लो नॉर्मल, इसमें होगी क्लॉटिंग, इसमें होगा क्लॉटिंग, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में। लिखिए हीमोग्लोबिन के सामने डैश करके लिखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, और ये एक तरीके का प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होती हैं 2 अल्फा ग्लोबिन चेन एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन। ये देखिए अल्फा अल्फा, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन, 2 बीटा ग्लोबिन चेन। स्ट्रक्चर समझ में आया हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन है जिसमें 2 अल्फा चेन ग्लोबिन की रहती है और 2 बीटा चेन रहती है ग्लोबिन की। समझ में आया? चलिए लिख लिया। लिखिए SCA मतलब सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज एन इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। It is an inherited red blood cell disorder. Why red blood cell? Because it is affecting hemoglobin. तो रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर लिखिए। इसमें क्या होता है? आरबीसीज कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? आरबीसीज कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन। क्या नहीं लिखा शेल? सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? आरबीसी कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन। जिस इंसान में सिकल सेल एनीमिया होता है उसको ऐसे लिखते हैं HbS, हीमोग्लोबिन सिकल सेल, ठीक है। ठीक है, अब लिखिए कॉज क्यों होती है ये कॉज। इसमें क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो म्यूटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जीन। क्या होगा? म्यूटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जीन। इट इज म्यूटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया। अब म्यूटेशन की वजह से हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन में अल्फा एंड बीटा एंड अल्फा चेन होती है, यहाँ पर अल्फा बीटा चेन का म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। क्या होगा? अल्फा एंड सॉरी सिर्फ बीटा ग्लोबिन चेन का क्या हो जाता है? म्यूटेशन। बीटा ग्लोबिन चेन का म्यूटेशन हो जाता है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट MCQ में आ चुका है। तो लिखिए एग्जैक्ट अगर हम बात करें कि क्या चेंज आ रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो कहीं जगह है देखिए यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, जो मैंने बताया बीटा चेन का म्यूटेशन हो रहा है, तो बीटा ग्लोबिन चेन में जो उसकी 6th पोजीशन पे रहता है नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और यहाँ सिकल, ये नॉर्मल की बात हो रही है, सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है वेलाइन। इसकी जगह क्या जाता है? रिप्लेस बाय वेलाइन। तो नॉर्मली हमारे 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन पे रहता है ग्लूटामिक एसिड, पर सिकल सेल एनीमिया में इसको वेलाइन रिप्लेस कर देता है। तो क्वेश्चन ये आना की चांसेस हैं कि किस वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, तो आप कहोगे वेलाइन की वजह से, या फिर नॉर्मल स्टेज में क्या रहता है? ग्लूटामिक एसिड विच इज रिप्लेस बाय वेलाइन, ठीक है। और इस वजह से हमारा हो जाता है हीमोग्लोबिन सिकल सेल, ठीक है। अब इस पे ना देखिए हम थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं जा रहे हैं, इसलिए ओरली बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा। बाइकॉनकेव शेप किसमें बन जा रहा है? सिकल शेप में। ये देखो ये हमारा बाइकॉनकेव शेप है, ये है। अब जब बाइकॉनकेव हेल्दी रेड ब्लड सेल,
सिकल रेड ब्लड सेल ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो, दिख रहा है, ये इजिली मूव कर रहे हैं, पर सिकल सेल में क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हमको देखने मिलता है। ठीक है, ये लिखवाने की जरूरत है। चलो, तो इसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। क्या, पेन और ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। कुछ याद है ना, कल पढ़ाया था एक जीन बहुत सारे इफेक्ट। एक दिन बहुत ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, एक जीन बहुत सारे, और एक और क्या पढ़ा था हमने, बहुत सारी जीन एक इफेक्ट, पॉलीजन। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी कि तुम लोग को याद था। ठीक है, समझ में आया। तो अगर एमसीक्यू आएगा तो कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन, आपको क्या देखना है, जिस डिजीज की बात हो रही है, जिस भी चीज की बात हो रही है, मैं कोई भी पूरी डिजीजेस आपको नहीं पढ़ा सकता, पूरे क्वेश्चन आपको नहीं करा सकता, पर यहाँ हम दिमागी क्वेश्चन एक्चुअली मुझे हिट कर रहा था, ये आया है क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी डिजीज का नाम लिख दें, देखो उसका इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, एक जीन थी जिसमें क्या हो रहा था, बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ रहा था, इफेक्ट क्या क्या आ रहे थे, ब्लॉकेज, पेन, ऑक्सीजन की कमी, बहुत सारे इफेक्ट। तो क्या आ गया हमारा, तो क्या था ये, किसका एग्जांपल हो सकता है, लियो। ठीक है, चलो इसका जीनोटाइप लिख लेते हैं। देखिए ऐसे होता है, सिकल सेल जो रहेगा, यहाँ पर देखिए, जहां पर भी सिकल, ये एस वाला मैंने आपको बताया ना, HBS, तो दिस इज अफेक्टेड वाला, ये ए वाला इज नॉर्मल। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, ये कैरियर रहेगी क्योंकि इसमें एक ए एक एस है, और ये पहली लाइन मैंने आपको, ये भी क्या रहेगी, कैरियर। पहली लाइन क्या लिखाई थी, ये रेसेसिव था कि डोमिनेंट, है ना। तो जब दोनों प्रेजेंट, या तो होमोजाइगस स्टेट रहे, दोनों में सिकल सेल रहे, तो हम मानेंगे, या तो अगर एक में प्रेजेंट रहेगी तो वो क्या रहेगा, कैरियर, जैसे इस स्टेट में एक ही है ना। अब यहाँ पर देखो कौन सा, ये सिकल सेल वाले में देख रहे हो दोनों एस। ठीक है, इसकी आप लोग फोटो ले लो। ठीक है, हो गया। ये अलग अलग क्रॉसेज हैं, इनकी भी फोटो ले लीजिए। ये क्रॉस मैं आपको कराऊं कि आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं खुद से। देखो क्या है, पहला इफेक्टेड है, दूसरा कैरियर है, फिर इनकी क्रॉसिंग कराई है और बताया है कि कैसे ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे। तो डाउट लग रहा है, फोटो लेके ग्रुप में डाल दो, पर घर में जाके ये क्रॉस, ये लिख लेना, ये लिखना, ये ठीक है, और फोटोज तो है, क्रॉसिंग खुद से करना और चेक करना कि सही है कि नहीं। ओके, ले लिया पिक। हो गया, चले आगे। अब एक सिचुएशन और देख लो, अनअफेक्टेड एंड कैरियर के बीच में। हो गया। अभी देखिए हमने जो भी पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा था, हीमोफीलिया। उसमें क्या हो रहा था, इफेक्ट क्या आ रहे थे, हीमोफीलिया के बारे में क्या लिखा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। दूसरा हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, इसका तो हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया। तो हमने तीन तो ब्लड से रिलेटेड इशू ही पढ़ लिए है ना, एक पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस। ये बताओ, देखिए इसमें बताइए, ये हमको पढ़ के दिखाएगा कोई, क्या होता है ये। क्या टाइम हो रहा है, 5:30 हो गया। चलो जल्दी से 1 मिनट में
शैली पेडिग्री चार्ट मेरे को रीड करके बताओ बहुत जल्दी, फुल टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारा पढ़ना है अभी। क्या समझ में आ रहा है इस चार्ट में क्या हो रहा है? सिर्फ जनरेशन 1 का समझाओ। दोनों कैरियर है, कौन सा पहले कौन है? फर्स्ट। हाँ ठीक है। सृष्टि सेकंड जनरेशन का बताओ, क्या रीड कर पा रहे हो? क्या हो रहा है? कैरियर मेल है और नहीं फीमेल है और देखो देखो वो उसकी ऑफस्प्रिंग नहीं है, मैं बात कर रही हूँ, सही से रीड करो। जनरेशन 2 की बात कर रही हूँ, तो आपने कहा कैरियर नॉर्मल क्या? नॉर्मल मेल है। तो वो नॉर्मल मेल जो है इनका बच्चा है, ऑफस्प्रिंग है? नहीं है? समझ में आ रहा है? कैरियर मेल है नहीं फीमेल है और अफेक्टेड मेल है हम्म और फिर फीमेल भी अफेक्टेड है हम्म और कैरियर मेल है। तो ये बताओ जनरेशन 1 है, उसके ऑफस्प्रिंग कौन कौन है इनमें से? सिर्फ उसके ऑफस्प्रिंग बताओ कैसे हैं, कितनी बेटियां हैं कितने बेटे हैं ऑफस्प्रिंग? दो बेटी है दो बेटे हैं। देखो दूसरा वाला आप नहीं देख रहे हो, वो जो आप लास्ट बेटा देख रहे हो उनका नहीं है, देखो नहीं है ना। चलो क्या नाम है इनका, शिवांश जी बताओ कि इसके साथ क्या दिया वो सेकंड जनरेशन में, और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? उनके ऑफस्प्रिंग के अलावा और कौन प्रेजेंट है सेकंड जनरेशन में? सिंबल नहीं यार, अरे शादी हुई है उन लोगों की, मैरिज, ये बता क्यों नहीं रहो? 3 बच्चे हैं, उनके मैरिज पार्टनर के बारे में दिया हुआ है ना, और बताया कि कौन, 2 तो अनअफेक्टेड और 1 कैरियर है। फिर उसके बाद जनरेशन 3 में उनके ऑफस्प्रिंग के बारे में बात हुई है, समझ में आया? तुम्हें क्या लगा है सिंपल सिंपल पेडिग्री चार्ट आएगा, ऐसे ही आएगा और भी बुरा आएगा? तो भैया मैरिज पे ही अटक गए तुम लोग हैं। चलो इसकी क्वेश्चन करना, ठीक है? चलिए हेडिंग डालिए, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया, चलो लिखो थैलीसीमिया के बारे में। थैलीसीमिया इज अ रेयर इनहेरिटेड एंड ऑटोसोमल ब्लड डिसऑर्डर। ये क्या है? ये एक रेयर इनहेरिटेड ऑटोसोमल ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम होता है। इनएडिक्वेटेड मतलब लेस हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। थैलेसीमिया क्या होता है समझ में आया? एक तरीके का रेयर इनहेरिटेड ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन कम बनता है। अब हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, और जिसके वजह से होगा एनीमिया। ये जिसके में ब्लॉक बना रही है उसे उतना उतना लिख दो, एंड दिस रिजल्ट इन एनीमिया। समझ में? थैलीसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम बनता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होती है। अब रेड ब्लड सेल कम होगा तो उस इंसान को क्या होगा, एनीमिया। अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है तो बेबी ऐसा कैरियर रहता है जिसको कहते हैं थैलेसीमिया माइनर, और अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है तो इसमें क्या होगा, उस बच्चे को अफेक्टेड रहेगा वो, ठीक है? चलो आगे चलें।
इसके स्ट्रक्चर पे नहीं जा रही क्योंकि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2 अल्फा चेन 2 बीटा ग्लोबिन चेन रहती है, ठीक है। अब इस वजह से 2 टाइप के थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। समझ में आया? हीमोफीलिया कितने टाइप के थे, है ना, ए बी एन, और थैलेसीमिया कैसा है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा। ये लिख लो, थैलेसीमिया 2 टाइप का, अल्फा एंड बीटा। शॉर्ट में इसके बारे में लिखो, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा। अब देखो, अल्फा थैलेसीमिया कब होगा, जब अल्फा चेन में डिफेक्ट आएगा और ये प्रेजेंट रहता है, अल्फा ग्लोबिन प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम 16 पर। बीटा थैलेसीमिया में ऑब्वियसली बीटा चेन में डिफेक्ट आएगा जो कि प्रेजेंट रहता है हमारा क्रोमोसोम 11 पर, ठीक है। तो अल्फा वाला क्रोमोसोम 16 डिफेक्ट होगा, बीटा वाले में क्रोमोसोम 11। अब देखिए, कब हम कहेंगे कि ये डिजीज सीवियर है कि लेस सीवियर है, जितनी जीन लॉस उतनी सीवियर डिसीज। तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख लो, मोर जीन लॉस इज मोर सीवियर डिजीज, ठीक है। इलेवेंथ ज्यादा अच्छा लग रहा था कि ट्वेल्थ? ट्वेल्थ इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू 11। ट्वेल्थ में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को छोड़ के कुछ भी टफ नहीं है, और ये एक तरीके से हमारा ये कंप्लीट होगा। तो एक सबसे टफ यूनिट हमने कर ली, मॉलिकुलर बेसिस, इवोल्यूशन एंड इनहेरिटेंस। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, इसके अलावा इन्वायरमेंट, ये सब तो बहुत ही इजी है। रिप्रोडक्शन में तो आधी चीजें हमको ऑलरेडी पता होती हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में से, ठीक है। चले आगे, हो गया ये, चलो। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अल्फा में 16 नंबर के क्रोमोसोम में इफेक्ट आता है और बीटा में 11 नंबर के, ठीक है। फोटो ले लो इसकी, सारी क्रॉसिंग बताइए, अगर दोनों कैरियर रहेंगे तो क्या होगा। अच्छा, आपको पता है ये क्यों करा के दिया, ताकि आपको कहीं ना कहीं अगर ये याद रहेगा तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्रॉसिंग करवाने नहीं बैठना पड़ेगा। अब वैसे ये मुश्किल है, पर जो बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको याद हो जाता है कि दोनों कैरियर थे। तो देखिए क्या आ रहा है, 50%। ये तो वही वाला हाल हो गया, पी प्लांट वाला, है ना, ठीक है। तो थैलेसीमिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल टी अनएफेक्टेड सिर्फ उल्टा है, उससे उससे उल्टा आएगा। वहां पर कैपिटल टी डोमिनेंट था, या स्मॉल टी जिसमें रहेगा वो अफेक्टेड, वो थैलेसीमिया, क्योंकि ये सब रेसेसिव डिसऑर्डर है तो रेसेसिव एलील रहेगा, है ना। वहां पर भी सिकल, किसमें और था वो, किसमें हमने पढ़ा था अभी, कलर ब्लाइंडनेस में सी था और एन था, सिकल सेल में एस एन एन था, और हीमोफीलिया में स्मॉल एच, है ना, वहां भी स्मॉल एच और यहाँ स्मॉल टी, ठीक है। फोटो ले ली, इस क्रॉसिंग की भी ले लो, हो गया, इसकी ले लो।
ठीक है, ये इन्होंने पेडिग्री पैटर्न में बता दिया, दोनों कैरियर हैं तो क्या होगा, ठीक है। ये देखिए क्या बताया इन लोगों ने, दिक्कत सुनिए, दोनों ब्लड डिसऑर्डर है, थैलीसीमिया एंड सिकल सेल, पर डिफरेंस क्या आ रहा है, थैलीसीमिया में मैंने बताया हीमोग्लोबिन कम बनेगा, क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर, और रेड ब्लड सेल में क्वालिटी की बात हो रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो both thalassemia and sickle cell anemia is a red blood cell disorder, but thalassemia is a quantitative disorder and sickle cell anemia is a qualitative disorder. उसमें क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, उसमें क्वांटिटी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। इसकी फोटो ले लो या तो लिख लो एक लाइन। Thalassemia is a quantitative problem and sickle cell anemia is a qualitative problem of red blood cell. हो गया, चलिए अब ये देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मेरी राइटिंग समझना मुश्किल है, पर मैं जो नया स्लाइड स्टार्ट कर रही हूँ, चलो पहले देखो, पहले एक लाइन एक पेज पढ़ेंगे। अब जल्दी से आए हम लोग, मैंने ग्रुप पे क्या नाम है दीपक, एक वो डाला हैगा, क्या कहते हैं स्लाइड, उसको देखो, उससे पढ़ाएंगे। अब यहाँ हमारी नई स्लाइड चालू हो रही है, दैट इज लास्ट के बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट हो गई, हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, क्रॉसेस हो गए, ये बचा बस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस क्रोमोसोमल थ्योरी। तो सिर्फ हमारा बचा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसको पहले मैं आपको समझाऊंगी, चलो देखो पेज जो मैंने भेजा अभी आप लोगों को, दीपक जा ही चुके हैं। चलो देखना, हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे अबाउट थॉमस मॉर्गन की। थॉमस मॉर्गन जो है, जिनको मैंने आपको बताया था मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब मुझे सुनते भी जाओ, और थॉमस मॉर्गन को हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज थॉमस मॉर्गन, क्योंकि थॉमस मॉर्गन ने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, स्पेशली ड्रोसोफिला पे, स्पेशली किस पे, ड्रोसोफिलिया पे। तो इनको और पता है क्या जाता है, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। थॉमस मॉर्गन को कहते हैं फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस फ्रूट फ्लाई पे किया है। तो दो चीजें जो हम थॉमस मॉर्गन को कह रहे हो, क्या क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या प्रपोज किया था थॉमस मॉर्गन ने, एरो करके मैंने नीचे लिखा है, दिख रहा है, देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड जीन म्यूटेशन, ये सारी चीजें हमको किसने दी थी, थॉमस मॉर्गन ने। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना, तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
क्योंकि सेम वही पी प्लांट वाला, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 वीक, कुड बी इजिली ग्रोन इन लैब, इजिली डिस्टिंग्विशिंग मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल इसकी इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? मेल जो रहता है छोटे साइज का रहता है, ठीक है, और इसका जो बॉटम रहता है, मेल फ्लाई का जो बॉटम पार्ट रहता है वो राउंड रहता है, और लास्ट के 2 सेगमेंट जो रहते हैं वो डार्क रहते हैं। फीमेल बड़ी रहती है, इसका एब्डोमेन सॉरी लोअर कैसा रहता है, इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे रहता है इनका जो मेल रहता है ना, मेल एंड फीमेल डिफरेंस ये है, मेल और फीमेल ऐसी रहती है, ठीक है, फीमेल का पॉइंटेड, मेल का राउंड, और लास्ट के 2 सेगमेंट मेल के ऐसे कलर्ड रहते हैं और फीमेल के नहीं रहते, ठीक है। चले अब आते हैं हम लोग एक और रीजन कि मेंडल ने पी प्लांट और इन्होंने ड्रोसोफिला इसलिए चुना कि लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग टेप, बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी, आई कलर, बॉडी कलर, विंग शेप, फिर उसके बाद ये एक ही लार्वा से बहुत सारे बच्चे पैदा करती हैं, तो स्टडी क्या हो गई, आसान हो गई एक जनरेशन। इतना समझ में आया? कुछ डाउट है? फोटो समझ में आ रही तो मैं स्लाइड ही भेज दूं, आप लोग लिख लेना। भेजू मैं? चलो देखो, हेलो, हेलो जी, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ हाँ बताओ। हाँ मैं हूँ। घर आ रहे हो? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं क्लास में हूँ। तुम कितनी देर में पहुँच रहे हो? बस से आ रहे हो क्या? मुझे लग रहा है कि मेरी 1 घंटा लगता है वहाँ से, मेरे घर का थोड़ा दूर है। कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे में क्लास से निकल रही हूँ, फिर तो आ जाओ घर, मैं हूँ घर पे ही, ठीक है। मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ मैं तुम्हें 20 मिनट में कॉल करूँ, फिर लोकेशन भेज दूँगी, ठीक है। ठीक है पहुँचो, फिर बात करते हैं। अभी पहुँचे नहीं हो ना? ठीक है कोई बात नहीं, आओ, ठीक है, ओके। चलिए 44 हो गया। अब मैं आपको पहले स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी कि मॉर्गन ने क्या किया था फ्रूट फ्लाई के साथ, ठीक है। इन्होंने देखा, 1 मिनट के लिए रुको। इन्होंने देखा कि जो फ्रूट फ्लाई है इसके बाद टोटल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कितने? 8, ठीक है। इसमें से 3 पेयर हमारे ऑटोजोम है और 1 पेयर एलोजोम है। समझ में आगे, समझाने की जरूरत तो नहीं है। अब देखिएगा एलोजोम भी कैसा होगा, होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक, ये भी समझाने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं है, समझ में आ गया। अब क्या हुआ था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, पहले इन्होंने बहुत सारे जनरेशन बाय जनरेशन फ्रूट फ्लाई को एक के बाद एक, मतलब एक जनरेशन है, फिर इन्होंने ब्रीड करा, फिर इन्होंने ब्रीड कराया। तो ऐसा नहीं है कि एक आध जनरेशन से ही एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी जनरेशन में ब्रीडिंग कराई और उसके बाद ये रिजल्ट्स आए। क्या हुआ, इन्होंने देखा ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला इसके नॉर्मली रेड आई है, ठीक है, पर एक सिंगल मेल दिखा इनको जिसकी व्हाइट आई थी, समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया, व्हाइट आई मेल का रेड आई फीमेल के साथ क्रॉस कराया, क्योंकि मेल ही दिखा था ना व्हाइट, और फीमेल्स कैसे दिख रही थी, रेड आई। तो जब इन्होंने रेड आई फीमेल का व्हाइट आई मेल के साथ क्रॉस कराया तो कैसी कंडीशन आई, देखिए पहली जनरेशन तो वही वाला हाल है, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, तो सब कैसे मिले,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब इन्होंने रेड और व्हाइट का कराया तो सारी रेड आई मिली पर हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब व्हाइट जीनोटाइप में प्रेजेंट है और फिनोटिपिकली सारी कैसी दिख रही है? ऐसे समझ में आ रहा है कि मैं लिखवाऊं? आ रहा है ना सबको? तो सब एक मिनट इधर देखो, इन्होंने क्या करा, एक व्हाइट आई मेल मिला, बाकी सब रेड आई फीमेल थी, तो व्हाइट आई मेल को फीमेल के साथ क्या कराया, क्रॉस करवाया, और जितने ऑफस्प्रिंग मिले चारों के चारे रेड आई मिले, पर जीनोटिपिकली क्या प्रेजेंट था, कैपिटल आर की कंडीशन नहीं थी, कैपिटल आर स्मॉल आर की कंडीशन। समझ में आया? फिर अब फर्स्ट जनरेशन में सेल्फिंग कराई इन्हीं को आपस में, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर सेल्फिंग कराई थी। तो क्या रेशियो मिला था हमें मेंडल के बी प्लांट में? F2 की जनरेशन का रेशियो क्या था? 3:1, मतलब 3 इनको कैसे मिले थे, टॉल और एक, तो यहाँ पर भी सेम रेड आई मिली इनको 3 और व्हाइट आइड मिला। यहाँ तक इन्होंने लॉ मेंडल को फॉलो किया है ना, रेशियो सेम है, सब सेम है। दिक्कत इनको क्या लगी, जब इन्होंने वापस देखा तो अभी भी जो रेड आई और व्हाइट आई था वो उन्होंने देखा फिर से जो एक व्हाइट आई मिला वो मेल ही है और रेड आई फीमेल है। तो क्या डाउट आया यहाँ पर कि ये जो क्रॉसिंग हो रही है क्या ये जीन सेक्स लिंक्ड है, कि क्यों बार बार मुझे मेल ही व्हाइट आई मिल रहा है, फीमेल क्यों नहीं मिल रही है 2 जनरेशन में क्रॉसिंग करवाने के बाद। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने क्या कराया, अब क्रॉसिंग कराई किसके से, जो हमारे F1 जनरेशन में हमको वो मिला था रेड आई, कैसा था वो, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर की कंडीशन थी। अब इन्होंने क्रॉसिंग कराई कैपिटल आर स्मॉल आर, है रेडी पर हेट्रोजाइगस कंडीशन। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? बोल क्यों नहीं रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि तुम्हारा ध्यान शेल की तरफ था। अभी तक समझ में आया क्या पढ़ा है मैंने अभी तक? जिस F1 जो जनरेशन आया था वो 3 तो मतलब रेड आया था, बस एक व्हाइट आया था, तो जो व्हाइट F2 जनरेशन थी ये। हाँ मतलब तो उसमें मतलब मेल ही आए थे, फीमेल नहीं आए थे क्या? हाँ ठीक है, समझ में आया? अब इन्होंने क्या करा इस चीज को कंक्लूड करने के लिए कि भाई ऐसा सच है क्या कि या क्या ये सेक्स लिंक्ड है, इन्होंने क्या करा, अब फिर से रेड और व्हाइट लिया, पर रेड कौन सा लिया, हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर ना लेके कैपिटल आर स्मॉल लिया, F1 जनरेशन वाला रेड आई। तो जब ये क्रॉसिंग करी तो उनको क्या मिला, देखिए सुनिएगा, बोथ रेड आई एंड व्हाइट आइड मेल एंड फीमेल वेयर ऑप्टेन। अब इस जनरेशन में उनको 25-25% में मेल भी रेड आई मिले, फीमेल भी रेड आई मिले, मेल भी रेड आई, सब दोनों ही रेड आई और व्हाइट आई मिले। तो यहाँ से उनको क्या कंक्लूजन मिला कि नहीं ये सेक्स लिंक्ड तो नहीं है, दोनों में ही मिल रहेगा। सो ही ऑब्जर्व आई कलर नॉट रिलेटेड टू सेक्स बट विद एक्स क्रोमोसोम। समझ में आया? ये सेक्स लिंक्ड नहीं है कि मेल में या फीमेल में है, पर है किससे लिंक, एक्स क्रोमोसोम से, इसीलिए मेल में इजी दिख रहा था। सेम हीमोफीलिया, सेम हमारा ये क्या कहते हैं ये सिकल सेल एनीमिया, जो भी एक्स लिंक्ड हमारी डिजीजेज है उसकी फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा आ रही थी, मेल में। तो व्हाइट आई का क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे है, तो भाई एक्स क्रोमोसोम मेल में तो कैसा रहता है, होमोजाइगस। तो मेल में इजिली व्हाइट आई कलर मिल रहा था पर फीमेल में नहीं मिल रहा था, क्योंकि फीमेल में आने के लिए दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, व्हाइट आई वाली, और मेल में तो क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो एक व्हाइट आई कलर रहेगा, तो वो मेल में व्हाइट आई कलर आ जाएगा। समझ में आया? इसका जीनोटाइप मैं आपको लिख के दिखाऊंगी ताकि आपको याद रहे, देखिएगा, देखो यहाँ पर देखो, आई कलर कैसे समझ में आएगा, एक हमारा है फीमेल और एक है हमारा मेल। अब मेल हमको व्हाइट आई कलर्ड मिले, इसके लिए क्या चाहिए, देखो W प्लस W प्लस, और
ये जो W+ है ना, अब वहां की तरह रेसेसिव नहीं है, दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ये कौन सा ट्रेट है? तो जो रेड आई कलर्ड है वो कौन सा है? डोमिनेंट ट्रेट है। और व्हाइट, ये W, ये क्या है? रेसिसिव। अब अगर मेल को रेड, अगर ये रहे W+ रहेगा तो ये कौन सा कलर हो जाएगा? आई कलर। और अगर स्मॉल W रहे तो फीमेल में अगर हमको व्हाइट कलर चाहिए तो दोनों ही को क्या होना पड़ेगा? रेसिसिव, है ना। और अगर W+ प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंस में तो आई कलर क्या रहेगा? क्योंकि स्मॉल W जो व्हाइट कलर है वो तो रेसिसिव ट्रेट है, तो वो डोमिनेंट के सामने क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। समझ में आया? अब रुक जाओ। अब इस उससे इन्होंने एक चीज क्या बोली कि मेल्स जो हैं ये प्योर फॉर्म ऑफ जीन है। क्यों? क्योंकि इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमको आई कलर मिलेगा क्या? मेल में तो एक ही एक्स है, तो एक ही एक्स है तो या तो वो व्हाइट हो सकता है या तो वो रेड हो सकता है, प्योर रहेगा। कैपिटल W+ है तो रेड आई, स्मॉल W है तो एकदम क्लियर। पर फीमेल प्योर जरूरी नहीं है, वो कैसा हो सकता है? कैपिटल W स्मॉल W की स्टेट में भी रह सकती है और रेड आई कलर तब भी रहेगा। समझ में आया? तो इन्होंने कहा मेल आर प्योर जीन इन केस ऑफ आई कलर, पर फीमेल्स कैसी हो सकती हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। प्योर मतलब होमोजाइगस, बस इन्होंने ये बोला है। समझ में आया? इसका भी मैं आपको वो फोटो भेजूं? इसके आगे का सब लिखवाना ही पड़ेगा, फोटो नहीं भेज सकते। समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, मॉर्गन का जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि जो आई कलर है वो सेक्स लिंक नहीं है। सेक्स लिंक डिजीज नहीं, सेक्स लिंक इन सॉरी सेक्स स्पेसिफिक डिजीज नहीं है कि मेल या फीमेल में होगी, पर सेक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम लिंक, है ना। एक्स क्रोमोसोम पे इसकी जीन प्रेजेंट रहती है, इसीलिए अगर व्हाइट आई कलर चाहिए तो एक्स क्रोमोसोम पे उसी का एलील होना चाहिए, स्मॉल W का। और मेल में क्योंकि एक ही एक्स होता है तो सिर्फ स्मॉल W की कंडीशन में उसको व्हाइट आई मिल सकती है, W+ की कंडीशन में रेड आई मिल सकती है। पर फीमेल में 2 एक्स है तो ये होमो हेटेरो दोनों कंडीशन में वेरी कर सकती है ना। अब एक्चुअली में असल में हमारा बहुत सारा अभी बचा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके बाद लिंकेज, फिर रिकॉम्बिनेशन, फिर जीन मैपिंग। इसलिए मुझे 1 घंटा और लगेगा, तो अब आज तो ये नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो हम कल 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे में ये कर लेंगे और कोई दूसरा चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। क्या हम ये बताइए रिप्रोडक्शन चार्ट स्टार्ट करें या फिर जो हमारी 3rd यूनिट है, डिजीज है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली जो यूनिट है, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे? दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी है, तो ये तो नहीं है कि जल्दी होगी। रिप्रोडक्शन में हमारा प्लांट का है, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है, और उसमें कौन कौन से चैप्टर है? प्लांट, ह्यूमन एंड ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव, ये 3 ही है। मतलब फिर भी आराम से आधे महीने से ज्यादा, बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर हैं। पर मैं कोशिश करूंगी कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो आपकी नीट, जैसे हमने आज पढ़ा मुझको ये चीज ठीक लगी, इतना थ्योरेटिकल पे नहीं जाते हैं क्योंकि थ्योरी सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, है ना। और एक काम और कर सकते हैं कि मैं जो ये नोट्स बनाती हूँ, अगर आपको क्लास में, क्योंकि इससे आपका फायदा क्या होगा, अभी देख रहा हूँ आप घर जाके जब ये लिखना है आपको, मैं नोट्स दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिखोगे, ये पेपर्स गायब हो जाएंगे आपके पास से। जैसे ही आप लिखोगे आपका रिविजन हो गया। अब पूरा टाइम आपको किसके लिए मिलेगा? MCQ के लिए। तो जल्दी करने के लिए मैं ये कोशिश करती हूँ, अगर मैं नोट्स बनाई तो ठीक है, जिस क्लास में मुझे लिखो, जैसे अभी इसके बाद का नोट्स बनाने का मतलब नहीं है, जीन मैपिंग एंड ऑल मुझे आपको करके ही दिखाना पड़ेगा। तो जितना नोट्स हो सकता है मैं रिटर्न आपको दे दूं, वो आप फिर से लिख लेना, और बाकी हम थ्योरेटिकली
प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास हम एंड करते हैं। अब कल हम 1 घंटा इसको कर लेंगे कवर।